अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे हाइड्राइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका जो कॉमन हाइड्राइड है और वो है EH4 टाइप का। ओके, जैसे CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। ये जो हाइड्राइड है ये इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से फॉर्म होता है। समझ गए ना? तो समझे बच्चों कि इस जो समूह का जो एक सामान्य हाइड्राइड है, कॉमन हाइड्राइड है, वो क्या है? EH4। मींस ये जो हाइड्राइड है ये सारे मेंबर्स बनाते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इस ग्रुप में जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा हाइड्राइड्स बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओपन चेन वाले, साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, इस तरह से अलग अलग डिवाइड किए गए, जिनको हमने अलग से ही डिस्कस किया है एक यूनिट हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, यही लिखा है कि कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स व्हिच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। जिनका जनरल फॉर्मूला जो है एक तो होता है CnH2n+2, एल्केन कहलाते हैं CnH2n, एल्कीन है CnH2n-2, एल्काइंस होते हैं। ओके, इसके अलावा आप देखोगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन जैसे C6H6, साइक्लोएल्केन्स C6H12। तो ऐसे तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका हमने क्लासिफिकेशन अलग से डिस्कस किया है। ओके, तो इसके बारे में जो भी डिटेल चाहिए वो हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करें। समझ गए बच्चों कि इस ग्रुप में जो कार्बन है वो सबसे अधिक हाइड्राइड बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, एल्केन में मिलता है। ओके, एल्कीन होता है CnH2n, CnH2n+2, ये तो है एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन। इसके अलावा चक्रीय और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, इस तरह से बहुत सारी हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये तो आप हाइड्रोकार्बन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी कुछ लिमिटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलेन। क्या बोलते हैं? सिलेन। जैसे SiH4 सिल्कोमीथेन कहलाता है, ऐसे Si2H6 सिल्कोइथेन कहलाता है। इस तरह से समझ गए बच्चों कि Si कुछ सीमित हाइड्राइड ही बनाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलेन, जैसे सिलिकोमीथेन। अब आ जाते हैं कि ये जो है Ge, Sn, Pb, ये केवल वन टाइप का ही हाइड्राइड बनाते हैं और वो है EH4। जैसे GeH4, SnH4, PbH4, PbH4 एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। समझ गए बच्चों कि इन मेंबर्स के केवल एक ही प्रकार का हाइड्राइड बनता है और वो है EH4 टाइप का, जैसे ये लिखे हुए हैं। ओके, तो आप इन्हें अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। ओके, तो पहला तो है थर्मल स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन आता रहता है, इसका अच्छे ध्यान रखना है। तो आपने देखा है चाहे वो S ब्लॉक हो, चाहे D ब्लॉक हो और चाहे P ब्लॉक हो, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जैसे ही हाइड्राइड के एलिमेंट में E में मेटालिक नेचर बढ़ता है तो मेटल हाइड्राइड जनरली अनस्टेबल होते हैं। और यही रीजन है कि अगर हम CH4 से लेके और PbH4 तक चलें तो हाइड्राइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। रीजन है कि साइज बढ़ेगा तो EH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज होती है। मींस इसका थर्मल टेम्परेचर, जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। यही लिखा है कि डिक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ एलिमेंट E
बिकॉज थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आप देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड होगा CH4 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है, जबकि PbH4 नॉर्मली 0 डिग्री से भी नीचे पर डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एक अनस्टेबल, समझ गए ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर में क्या है बच्चों, ये अनस्टेबल हाइड्राइड होता है, क्योंकि बहुत बड़ी साइज हो गई मेटल की और हाइड्रोजन बहुत छोटा आयन है, इसलिए अपने आप को स्टेबल नहीं बनाता। तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ गए बच्चों कि इनका जो स्थायित्व है ई का आकार बढ़ने से घटता है, क्योंकि ऊष्मीय विघटन ताप घट रहा है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार घट रहा है। दूसरा है कि जो सिलिकॉन हाइड्राइड है वो हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपने देखा है हाइड्रोकार्बन नॉर्मल टेम्परेचर पर सैचुरेटेड, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि CH और CC बॉन्ड नॉन पोलर नेचर का होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है C और H में। बट सिलिकॉन हाइड्राइड हाईली रिएक्टिव है। रीजन 3 है, एक तो सिलिकॉन और हाइड्रोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, ये 1.8 ये 2.1। ऐसे में ये जो बॉन्ड है पार्शियल पोलर नेचर का हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस में रहता है। समझ गए ना? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है इस तरह से, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। दूसरा रीजन क्या है इसका कि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। सिलिकॉन के पास क्या है बच्चों? वेकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। समझ गए ना? किसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है? बहुत इजी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। और तीसरा है काफी बड़ी साइज है सिलिकॉन की, इसलिए इसको अटैक करने के लिए काफी बड़ा सरफेस एरिया है। ये सारे रीजन मिलकर सिलिकॉन हाइड्राइड को क्या बनाते हैं बच्चों? रिएक्टिव बनाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखें सिलिकॉन हाइड्राइड की, ठीक है? तो जैसे आप देखोगे कि जो CH4 है, अगर NaOH की रिएक्शन कराएं, वाटर की रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो इजी रिएक्शन नहीं देते। बट अगर हम ये कहें कि सिलिकॉन हाइड्राइड में NaOH की रिएक्शन करा दें, वाटर की रिएक्शन करा दें, ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, तो ये बहुत इजी गोइंग क्या कर जाते हैं रिएक्शन। तो देखो इस तरह से रिएक्शन होती है, जैसे SiH4, ओके। अगर आप SiH4 को देखें और वाटर से इसकी रिएक्शन देखें तो क्या होगी? SiH4 प्लस वाटर H और ये है OH, ये माइनस ये प्लस, हम इसको रिमूव कर दें तो ये 4 लगेंगे तो क्या बन जाता है? SiOH होल 4 प्लस, और यहां क्या निकल गया? 4H, इनका प्लस इसका। ये अपने आप को इस तरह से, क्योंकि 4 हाइड्रोजन कम, इसको ये बना देता है अपने आप को किस तरह चेंज कर लेता है? H2SiO3 प्लस H2, ठीक है। इस तरह से सैलिसिक एसिड में चेंज हो जाता है, सैलिसिक एसिड। यहां तक बात समझ गए? एक। दूसरा है किससे रिएक्शन? NaOH से। तो SiH4 हम इसको ऐसे समझें, 4H2O से पहले रिएक्शन करा, हमारे पास बचा H2SiO3 प्लस, ये निकाल दो आप इसमें से, क्या निकाल दिया आपने? तो कुल मिला के अभी यहाँ पर 3H2O यूज होंगे, ओके। तो यहाँ पर निकल गए 2H2, कितने हो गए? 6 और 4 10 में से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4H2। बाद में जब आप इसमें NaOH मिलाएंगे, ओके, तो ये एसिड है, ये क्या है बच्चों? एसिड, और ये क्या है? बेस। क्या बन जाएगा? Na2SiO3 प्लस 2H2, ये क्या हो गया? सोडियम सिलिकेट, ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जबकि यही रिएक्शन अगर हम CH4 के साथ लें, H2O या फिर NaOH, तो आप देखोगे नो रिएक्शन, ओके। बट SiH4 हाइड्रोलाइज हो जाता है। रीजन है कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इजी क्या हो सकता है? इस तरह से कोऑर्डिनेट हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन होने के कारण ही फिर HO SiH3 प्लस H इस तरह से रिमूव हो गया, और ऐसे करके धीरे धीरे सारे H हट जाते हैं और वहां पर क्या आ जाता है? OH। जबकि कार्बन में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता वाटर के साथ। दूसरा है CH बॉन्ड नॉन पोलर है। ये सारे रीजन है जिसको
रिएक्टिव नहीं बनाती, बट ये सारी कंडीशन फेवरेबल है इसमें और इसलिए ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज होता है। तीसरा इसी तरह से हम देखें एक रिड्यूसर भी है ये, देखो कैसे SiH4 प्लस Cl2 तो चेंज हो जाता है Si प्लस 4SCl। ओके, जस्ट ऐसे ही SiH4 प्लस 4 AgNO3 ले लें हम तो बना देगा Ag प्लस Si प्लस 4HNO3। तो इस तरह से ये एक अच्छा रिड्यूसर है। और इसी तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं आप देखोगे GeH4 में भी मिलती हैं, SnH4 में भी मिलती हैं, PbH4 में भी मिलती हैं, बट कार्बन का जो हाइड्राइड है सैचुरेटेड EH4 वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो यहां तक आप समझ गए होंगे हाइड्राइड्स के बारे में। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हाइड्राइड से रिलेटेड थे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं हैलाइड्स के बारे में। ओके, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स विद हैलोजन। समझ गए बच्चों कि किसी भी एलिमेंट का हैलोजन के साथ बना बाइनरी कंपाउंड ही क्या है, हैलाइड है। इस ग्रुप में 2 टाइप्स के हैलाइड्स दिखते हैं। एक तो होते हैं EX4 टाइप के जो कि कॉमन हैलाइड है, मींस इस टाइप का जो हैलाइड है वो सभी मेंबर्स बनाते हैं, और एक है EX2 टाइप का हैलाइड जो कि जर्मेनियम, स्टेनस और लेड इनसे बनते हैं। ओके, इस तरह से ये दोनों जो हैलाइड्स हैं आप देखोगे, अगर आप देखें तो ये हैलोजन भी अलग अलग हो सकता है एलिमेंट, जैसे यहां पर ले लें CX4, SiX4, GeX4, SnX4, Pb सभी के साथ है। हैलोजन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं। ओके, यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इनमें जो PbBr4 है और PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजन बड़ी साइज के हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि इन ठीक है ये एटम्स काफी छोटे हो जाते हैं इन हैलोजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इनका ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं होता। दूसरा है EX2 टाइप में, तो ये है GeX2, SnX2, PbX2, SnF2, Cl2, Br2, इस तरह से समझ गए। तो ये है EX2। इसमें जो X मतलब E एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, E sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि इसमें E कितना क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज और V शेप होता है, जैसे SnCl2 एक लोन पेयर होता है यहाँ। ओके, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन आता है वो इनकी स्टेबिलिटी को लेकर आता है। तो ध्यान से देखें बच्चों कि अगर हम EX4 को देखें तो चाहे साइज E की इंक्रीज हो, चाहे साइज हैलाइड की इंक्रीज हो, साइज बढ़े, दोनों कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बड़ी होगी, चाहे हैलोजन हो चाहे E हो, आप देखोगे इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आपको ये शॉर्ट में याद रखना है। रीजन वही होता है कि साइज बड़ी है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसे में जो है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो CF4, SiF4, GeF4, SnF4, PbF4 में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमें कौन मिलेगा, CF4। मतलब हम ये कहें कि ये हैलाइड्स इस तरह से लिखे हैं, अब चाहे कोई भी लगा दो, मतलब हम यहां पर CX4, SiX4, GeX4, ठीक है, SnX4 और PbX4। अब चाहे यहां पर आप फ्लोराइड लेके देख लें, चाहे क्लोराइड लेके देख लें, जो भी हैलाइड आप रखोगे वन टाइप का हैलाइड तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको यही मिलेगा। ऐसे ही अगर हैलोजन पड़ा है तो चाहे आप यहां पर कोई भी एलिमेंट रख लें, ओके, तो भी स्टेबिलिटी, मतलब हम ये कहें कि यहां पर EF4, ठीक है, यहां पर वही सेम ECl ये हो जाएगा, ऐसे में आप यहां पर EBr और यहां पर हम ये ले लें EI, जो कि मैंने अभी आपको बताया CF4, CCl4, ठीक है, CBr4 और CI4, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहां ध्यान रखना है कि हैलोजन बढ़े चाहे E, दोनों की किसी की भी साइज बढ़ती है स्टेबिलिटी कम होगी। अब आते हैं EX2 टाइप में।
तो EX2 टाइप में देखना है कि E की साइज बड़ी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रीजन ये है बच्चों, यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर ना होके E के साथ यहां पर है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम जानते हैं कि जितना बड़ा सेंट्रल एटम होगा उसके NS इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा इनर्ट होंगे और केवल उनकी कौन सी वैलेंसीज यूज होंगी, कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, P के। तो इनमें अगर आप देखें तो ये इनर्ट पेयर का इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही PbCl2 इनसे ज्यादा स्टेबल है, भले उसकी साइज बड़ी है। बट अगर हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो हैलोजन का रिस्पेक्ट में वही ऑर्डर है जो इसमें है। हैलोजन बड़ा तो स्टेबिलिटी कम। बट अगर मेटल के रिस्पेक्ट में देखें या एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऑर्डर याद रखना। ये आया भी है क्वेश्चन। SiCl2, GeCl2, SnCl2, PbCl2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो PbCl2 स्टेबल होगा। ये ध्यान रखना है इनर्ट पेयर। इस तरह से स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ E एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन। समझ गए बच्चों? तो ये इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। अब और आगे देखते हैं। अब अगर यहां पर हम देखें कि जो कार्बन के हैलाइड्स हैं, आप देखोगे वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। CCl4 मतलब हम ये कहें कि CH4 नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्यों नहीं होते बच्चों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। समझिए, इनमें d ऑर्बिटल्स नहीं है जो कि कोऑर्डिनेट कर सके। हम जानते हैं कि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर कुछ समय के लिए कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रल एटम से। अब यहां पर कार्बन में कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ऐसे में हम ये कहें कि ये है CCl4 और ये है H2O, तो यहां हम लिखेंगे नो हाइड्रोलिसिस। ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है जो कि H2O के साथ कोऑर्डिनेट हो सके। बट अगर आप यहां पर जाएं कि EX4 where E Si Ge Sn Pb और ठीक है easily hydrolyzed due to large size, एक तो दूसरा है polar nature of EX bond and presence of d orbitals। समझ गए बच्चों कि ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। कारण क्या है? एक तो बड़ा आकार, ठीक है, दूसरा है EX जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय होता है और तीसरा है d कक्षक की उपस्थिति। ये तीन रीजन है जिसके कारण ये हाइड्रोलाइज्ड है। देखो जैसे SiCl4 H2O आया, ओके, ये लोन पेयर, तो ये कुछ समय के लिए इस तरह से इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, यहां माइनस यहां प्लस, और ऐसे में फिर HCl रिमूव होगा और यहां पर आ जाएगा क्या? HOSiCl। और ऐसा अगर हम 3H2O के साथ लें तो फाइनली ये बन जाएगा SiH4 + 3Cl। ओके, सिलिसिक एसिड। तो CCl4 हो चाहे GeCl4 हो, इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हमने तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट SiCl4 के साथ SiOH4 बन जाएगा। इसमें एक रिएक्शन आती है कि SiF4 के साथ क्या होता है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ, तो SiF4 हाइड्रोलाइज्ड होके क्या बनाएगा? ठीक है, तो देखो SiF4 की कुछ अलग रिएक्शन है। SiF4 जब H2O से रिएक्शन करता है तो बनता है 2 मिनट, सॉरी, ओके, तो अच्छे से यहां पर कर दूं। तो यहां पर SiF4 जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनाता है SiO2 + H2Si, ओके, H2SiF6 इस तरह। ये है हाइड्रो फ्लोरोसिलिक एसिड, इस तरह से। तो ये रिएक्शन हो जाती है इसके साथ, समझ गए ना, इस तरह से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे CCl4 SiF4। अब और आगे पॉइंट्स बता दूं मैं आपको यहां पर।
कि और क्या होता है इस रिएक्शन या इनके साथ। तो ध्यान रखें कि जो टेट्राहेलाइड्स हैं, ठीक है, टेट्राहेलाइड्स ऑफ SiGeSN, ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। समझ गए? d ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण ये क्या है बच्चों, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल कैसे हम कह सकते हैं, ये है S, इस तरह से लिखना SF4 प्लस 2F माइनस, तो बनेगा SiF6 2 माइनस। समझ गए ना? तो इस तरह से जो अभी आपने हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस देखी थी ना, कि ये था SiF4 प्लस यहां था H2O ऐसे, तो ये बनता है पहले SiOH होल 4 प्लस 4HF, और फिर ये क्या होता है, जो ये तो चेंज हो जाता है SiO2 में प्लस 2H2O, और जो SiF4 और प्लस 2HF इनकी रिएक्शन से बन जाता है H2SiF4। तो ये जो दो कंपाउंड मैंने अभी आपको बताए थे, SiF4 प्लस H2O से कि SiO2 प्लस H2SiF6, तो यहां पर आप देखोगे ये लुईस एसिड का नेचर दिखता है इस तरह। समझिए ना कि SiF4 to F से इस तरह से SiF6 बना सकता है। ऐसे ही अगर हम कहें कि GeF4 है प्लस 2F माइनस है, तो क्या बन जाएगा GeF6 2 माइनस। GeCl4 है प्लस 2Cl माइनस, तो बनता है GeCl6 2 माइनस। बट SiCl4 के साथ ये जो है अनस्टेबल बनेगा। अगर बन भी जाए SiCl6 2 माइनस, तो ये क्या है, अनस्टेबल, बट ये क्या है, स्टेबल। ओके, तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि ये यहां पर इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है बच्चों, लुईस एसिड। अब आता है कि क्या CH4, ठीक है, डू नॉट शो लुईस एसिड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि D एब्सेंट है। इसमें D एब्सेंट होने के कारण ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से आगे नहीं बढ़ा सकता, जबकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहां तक बढ़ जाता है बच्चों, 6 तक। ओके, तो इस तरह से ये जो टेट्राहेलाइड्स हैं ये एक प्रकार के क्या हैं, लुईस एसिड होते हैं d ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण। यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम लेंगे यहां पर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। हम यहां पर कार्बन के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा हम लेंगे कार्बाइड्स। ओके, इन 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो देखो प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन एक तो होती है ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रखा जाए, तो यहां से CO2 और H2O रिमूव होगा, मींस यहां से CO2, यहां से H2O, तो बचेगा क्या, CO। CO2 को तो रिमूव किया जाता है KOH में पास करके, बाकी H2O तो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये गैस बनके बाहर आ जाती है, इससे बनता है CO। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड के डिकम्पोजिशन, यही कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो H2O रिमूव होगा, क्योंकि यहां पर जो H2SO4 है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीय कारक, तो H2O को तो पकड़ लेगा लेकिन CO गैस बाहर आ जाती है। ओके, तीसरा है कि फेरिक ऑक्साइड लिया जाए और कार्बन के साथ हीट किया जाए लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कार्बन से रिड्यूस हो जाता है आयरन और बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लास्ट फर्नेस में आप देखोगे जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वहां पर Fe2O3 का रिडक्शन कोक से होता है और क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल में कैसे बनता है, तो एक तो कार्बन और ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में रखा जाता है और फिर जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, या फिर वाटर गैस जो बनाई जाती है रेड हॉट, कार्बन और H2O की रिएक्शन से वाटर गैस बनती है, बाद में H2 को किसी भी कैटलिस्ट जैसे निकल प्लेटिनम से तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी CO गैस बाहर आ जाती है। इसके अलावा CO2 और रेड हॉट को लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर
कोक लिया जाए, रेड हॉट कोक, और CO2 इनकी रिएक्शन से भी क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपने ब्लास्ट फर्नेस में भी देखा था कि बॉटम वाले पार्ट में जहां कार्बन जलता है वहां पर CO2 और कार्बन की रिएक्शन से बन जाती है CO गैस। तो ये तो है मैन्युफैक्चर। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो, एक तो कलरलेस, ऑडरलेस और बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। समझ गए बच्चों, रंगीन, गंधीन और जहरीली गैस है। कंबस्टेबल है और न्यूट्रल होती है, ज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक नहीं है, अपने आप में ये ज्वलनशील है, ठीक है, कंबस्टेबल है और न्यूट्रल गैस होती है। नेक्स्ट है कि 1 पार्ट इन 100 पार्ट ऑफ एयर कॉजेस डेथ इन फ्यू मिनट्स। मतलब है कि अगर हम कहें कि 100 पार्ट का मतलब 100 ml मान लो एयर है और उसमें 1 ml CO गैस मिला दी जाए तो कुछ ही मिनट में अगर हम उस एयर में, ठीक है, सांस लें तो हमारी कुछ ही मिनट में डेथ हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, इसका पॉइजनस नेचर पूछा जाता है। तो पॉइजनस नेचर क्या है बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन है हम जानते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट होता है और बना हुआ कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है और वो ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है बॉडी के और वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और यही चलता रहता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बट अगर कार्बोक्सी मतलब कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में आ जाए या हम ब्रीथिंग से हमारी बॉडी में चली जाए तो ये हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ गए ना? तो कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है वो इतना स्टेबल है कि फिर डिकम्पोज्ड नहीं होता। ऐसे में क्या होगा, जब वो डिकम्पोज नहीं होगा तो बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है बच्चों, बंद हो जाती है। और सप्लाई जहां बंद हुई हमारी तो बॉडी में एक सफोकेशन होने लगेगा और ऐसे में डेथ हो सकती है। मतलब हम ये कहें कि ये है हीमोग्लोबिन और O2, तो ये बना HbO2, तो ये तो अनस्टेबल है। ओके, और तुरंत ब्रेक हो जाता है Hb+O2। तो हीमोग्लोबिन गया सेल में और वहां मायोग्लोबिन को ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन 4 मोल ऑक्सीजन को लेके जाता है और मायोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल, मतलब हम ये कहें कि ये है Mb मायोग्लोबिन, तो ये बन जाता है MbO2 और इस तरह से सेल में मायोग्लोबिन के साथ ये स्टोर हो जाती है ऑक्सीजन और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को वो लेता रहता है। ओके, बट अगर हम यहां कहें कि ये हीमोग्लोबिन है और ये क्या है CO, तो हम जानते हैं CO एक बहुत अच्छा लिगैंड है, बहुत अच्छा लोन पेयर डोनर है। इसमें लोन पेयर जो होता है ये इसके साथ आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं करता और इस तरह से ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। समझ गए ना? अब जब स्टेबल हो जाएगा तो ये ऐसे में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल नहीं होगा और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं या है जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन जब सप्लाई बंद हो जाएगी, माइंड को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हम कोमा में चले जाएंगे और उसी से डेथ होती है। इसको बोला जाता है साइलेंट किलर। मतलब अगर आप इसके एटमॉस्फेयर में थोड़ा देर रेस्पिरेशन करते हैं तो आप अपने साइलेंट हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? तो ये लिखा कि इट फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन व्हिच इज नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। अब ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसमें ऑक्सीजन अगर यहां आती भी है तो नो एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा ऑक्सीजन का तो ऐसे में क्या होगा, एक सफोकेशन होता है और इसी सफोकेशन के कारण ही डेथ हो जाएगी। समझिए बच्चों कि हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके कारण ऑक्सीजन को इसमें जो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लायक नहीं रह जाता है और ऐसे में बॉडी में ऑक्सीजन की जब सप्लाई बंद हो जाती है तो सफोकेशन होता है और इसी से डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। ओके, तो ये मतलब नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। जैसे एक होता है रिड्यूसिंग नेचर, आपने देखा है मेटलर्जी में कि जहां पर स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है, जहां ब्लास्ट फर्नेस यूज होती है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसर होता है। चाहे वो आयरन की मेटलर्जी हो, जिंक की मेटलर्जी हो या फिर आयोडीन के साथ CO की रिएक्शन हो, इन दोनों रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि एक CO2 में चेंज हो जाता है, तो ये एक अच्छा रिड्यूसर है। इसी तरह से आयोडीन पेंटा जो ऑक्साइड है वो आयोडीन में रिड्यूस कर देता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में जैसे CO और H2 ZNO की प्रेजेंस में बन जाता है CH3OH। ऐसे ही CO Cl2 से मिलकर फॉस्जीन बनती है। C और S के साथ एडिशन
तो ये अपने इस लोन पेयर के थ्रू या फिर अपना एक दोनों बैलेंस ये हाइड्रोजन के साथ यूज करेगा, यहाँ क्लोरीन के साथ, यहाँ पूरा लोन पेयर डोनेट करता है, CO और NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाने की मेथड भी होती है, तो यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप देखोगे जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं उन मेटल कार्बोनाइल्स में CO एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, अपना पूरा का पूरा लोन पेयर देके और इनके साथ क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे ही हम ये कहें कि Cr+6CO, तो Cr CO होल 6 इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिगैंड की तरह वर्क करता है, इसमें जो लोन पेयर है उसका यूज करके ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ओके, फिर हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा ये कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पर कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है बट कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइटेड नहीं होता बिना एक्साइटेशन के। इसके जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा और एक क्या बना देता है, पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके साथ क्या हो जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम ये देखें कि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यूज करके और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा इस तरह का भी स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें ये बोला गया कि तीन इलेक्ट्रॉनों का कोऑर्डिनेशन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन को मिल जाएगा। तो ये है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है CO की वो है 1.13 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन का, और ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रिपरेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ज्यादा मिलता है इसलिए इसके डिकम्पोजिशन से किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज किया जाए तो CO2 रिलीज होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी डिकम्पोज करें तो CO2 रिलीज होती है। और भी कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर इनको भी डिकम्पोज किया जाए तो CO2 रिलीज होती है। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, अगर इनमें एसिड्स भी मिलाई जाए तो CO2 रिलीज होती है। ये हम लैब में भी एक प्रैक्टिकल जब करते हैं कार्बोनेट ग्रुप का टेस्ट, बाइकार्बोनेट ग्रुप का टेस्ट, तो आप देखते हैं कि वहां पर एसिड मिलाते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में तो बहुत ज्यादा सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। ओके, तो ये प्रिपरेशन मेथड्स हैं, और वैसे भी नेचुरली बहुत है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, एटमॉस्फेयर से भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज में एक तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, दूसरा है कि स्लाइटली सॉल्युबल है और किसी भी प्रकार का कोई पॉइजनस नेचर नहीं होता। समझ गए बच्चों, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, जल में अल्पगले है और विषैली नहीं होती, नॉन पॉइजनस नेचर की होती है, बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है, और नोजल से अगर इसको एस्केप किया जाए तो ये एक सॉलिड व्हाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। जब एक नोजल से बाहर आएगी तो एकदम फैलती है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट्स के कारण ये इतनी ठंडी हो जाती है कि ये सॉलिड स्टेट में आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसे कागज में रख दें तो ये सब्लिमेट, ठीक है, और रख दें बिल्कुल आइस जैसे दिखती है, और कागज में रखें तो ये कागज को गीला नहीं करती क्योंकि सब्लिमेशन शो करती है, सब्लिमाइज हो जाती है और कोई रेसिड्यू नहीं बचता। ऐसे में कागज या कपड़ा गीला नहीं होगा, इसलिए इसको बोला गया है ड्राई आइस। तो यही लिखा है कि इजीली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड अलाउड टू एस्केप थ्रू नोजल ऑफ व्हाइट सॉलिड मींस ड्राई आइस इज ऑब्टेन्ड। इसके अलावा समझिए बच्चों, आसानी से द्रवीकृत होती है तथा नोजल से निकालने पर ठोस अवस्था में आ जाती है, सफेद रंग का पाउडर व्हाइट सॉलिड आइस जैसा दिखता है। सब्लिमेज एंड लीव्स नो रेसिड्यू, और सब्लिमेज हो जाती है, ऊर्ध्वपातित होती है और किसी भी प्रकार का कोई रेसिड्यू नहीं बचता। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी रिएक्शंस अपने कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आती रहती हैं ये रिएक्शंस। जैसे सबसे पहला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए और CO2 पास करते हैं तो आप देखते हैं CaCO3 प्लस H2, ये जो बना ये मिल्की, ठीक है, PPT होता है,
ये सॉल्यूशन होता है, मिल्की वाटर सॉल्यूशन। अगर हम CaCO3 लें और H2O की प्रेजेंस में CO2 और एक्सिस में ले लें तो आप देखेंगे CaHCO3 बन जाता है और ये क्या है बच्चों, वाटर सॉल्युबल है, जिसके कारण जो मिल्की पीपीटी है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। समझ गए ना, जो व्हाइट पीपीटी था वो क्या हो गया, व्हाइटनेस जो थी सॉल्यूशन की वो डिसअपीयर हो गई। एक तो ये रिएक्शन आती रहती है कि ऐसा कंपाउंड है जिसको डीपिंग की है, जिससे रिलीज गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में पास करा तो पहले प्रेसिपिटेट और फिर वाटर सॉल्युबल हो जाता है, तो वो गैस कौन सी है, तो वो है CO2। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन अगर आप चले जाएं यहां पर, ठीक है, तो अगर यहां पर होता है एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे कॉमन रिएक्शन आती रहती है 6CO2 प्लस, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 6H2O, तो C6H12O6 प्लस यहां पर क्या O2, 6O2। यहां पर CO2 का रिडक्शन हो गया है, तो यहां पर ये बनता है ग्लूकोज। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है यहां पर, ओके, और लाइट, तो ये इस तरह से। ध्यान रखें कि इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आए हैं, या हम ये कहें जो ऑक्सीजन टोटल बाहर निकल रहे हैं वो वाटर के डिकम्पोजिशन से आते हैं। तो टोटल सही रिएक्शन जो लिखी होती है वो ऐसा है 12H2, सपोज ये 18 वाले ले लिए जाए तो यहाँ C6H12O6 ये 16 वाला है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे प्लस 6H2O ये 16 वाला प्लस 6O2 18 वाली बाहर आएगी, कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ इसकी ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बन जाती है, और इस तरह से ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो टोटल वाटर के डिकम्पोजिशन से बाहर आती है। तो एक तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसकी इंपॉर्टेंट, ओके। और भी देखो आप, एक होता है सोडा वाटर बनाया जाता है जो, तो सोडा वाटर में क्या करते हैं, CO2 को किस में पास करते हैं बच्चों, ठीक है, अगर आप देखें कि H2O प्लस CO2 तो क्या बनता है H2CO3 जो डिकम्पोज होता है H प्लस प्लस SCO3 माइनस, तो ये क्या है, सोडा वाटर होता है इस तरह से, ओके। ऐसे ही CO2 को Mg के साथ रखें तो ये कार्बन को रिड्यूस करके और इस तरह से, तो यहां पर ये इसको, यहां पर ये क्या है, रिड्यूसर। यही रिएक्शन सोडियम के साथ होगी और Na, तो C+2Na2 इस तरह से, तो यहां पर NaMgCO2 को C में क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा CO2 प्लस C हाई टेम्परेचर में लिया जाए, रेड हॉट लिया जाए तो बन जाता है 2CO। ध्यान रखें CO2 केवल ऑक्सीडाइजर हो सकती है, रिड्यूसर कभी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है 4+ तक, इससे ज्यादा प्लस नहीं बढ़ सकता। बट CO जो है, CO आप देखोगे ये क्या है, रिड्यूसर भी है और ऑक्सीडाइजर भी है, बट CO2 ओनली क्या है, ऑक्सीडाइजर, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे, फिर मैं इसके एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दूंगा उनको। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि कार्बन जो होता है वो कौन सी स्टेट में है, sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सी स्टेट में है, sp हाइब्रिडाइज्ड। कैसे है, यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गई ऑक्सीजन, जस्ट यहां पर ये है ऑक्सीजन और ये यहां पर ये है sp हाइब्रिड, और जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्डिंग करेंगी, जस्ट ऐसा ही यहां पर ऐसी पाई बॉन्डिंग, ये पाई ये सिग्मा यहां पर, और ये जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, C डबल बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है तो इसके एक दो स्ट्रक्चर और बताए गए हैं कि यहां पर जो लोन पेयर है, ठीक है, ये इधर आ जाए इधर, तो ये बन जाएगा एक स्ट्रक्चर ऐसा कि यहां माइनस और यहां प्लस, या फिर O और ऐसा, ओके, इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है। CO2 CO3 माइनस, इसमें पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, तो देखो यहां पर CO में देखोगे
कि सब ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर इसमें आपने देखा डबल बॉन्ड होता है या उसका हाइब्रिड। और अगर आप CO3 में चले जाएं तो आप देखोगे कि इसके ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं, समझ गए ना, ऐसे, और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो दो ऑक्सीजन के बीच में आप देख रहे हैं 2 बार डबल बॉन्ड और 2 बार सिंगल बॉन्ड, तो इसका जो आता है 1.33 के करीब, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो कितना है, 2 1.33, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 3, इसका है 2, और CO3 2 माइनस में जाओगे तो 1.33 के करीब है। तो ये है इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO का है, उससे कम CO2, उससे कम CO3। बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब है सबसे ज्यादा CO, फिर CO2 और CO3 2 माइनस। ये इनकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर का है और ये इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो इस पे क्वेश्चन आता रहता है। ओके, तो ये था CO2 के बारे में, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं CO2 के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस, जैसे कि सॉलिड CO2 जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन अंडर द नेम ऑफ ड्राई कोल्ड। ओके, ये रेफ्रिजरेशन में यूज होता है और इसका कॉमर्शियल नेम होता है ड्राई कोल्ड। ठोस CO2 का उपयोग प्रशीतन में ड्राई कोल्ड के नाम से किया जाता है। ओके, दूसरा है कार्बोजन। कार्बोजन मिक्सचर होता है O2 प्लस CO2। CO2 होती है 5 से 10%, यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन केस ऑफ न्यूमोनिया पेशेंट। न्यूमोनिया पेशेंट जो होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी इसका यूज होता है कार्बोजन। ओके, समझ गए बच्चों कि जो कार्बोजन है इसका उपयोग किसमें होता है, न्यूमोनिया मरीज के कृत्रिम श्वसन में। एक और होता है CO2 यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए बच्चों कि CO2 का उपयोग कहां होता है, अग्निशमन में। अग्निशमन यंत्र जो होता है उसमें भरा होता है NaHCO3 और H2SO4। जैसे ही H2SO4 NaHCO3 के कांटेक्ट में आता है CO2 बनना शुरू हो जाती है और यही CO2 क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर होती है। एक होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें होता है एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन से बनता है और CO2 ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, फोम बनाते हैं। तो इसका भी यूज होता है। फोम वाला ये जो है इसका यूज होता है जब पेट्रोल डीजल इस तरह से कैरोसिन इनसे कोई जब फायर होती है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे ये तो थे क्या बच्चों, CO2 के बारे में। तो यहां तक अब देखो बच्चों, एक ऑक्साइड और बताता हूं कार्बन का, और ये है कार्बन सब ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। तो इसको मैलोनिक एसिड होता है, इसको डिकम्पोज किया जाता है P2O5 की प्रेजेंस में या कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां से ये डिहाइड्रेटिंग वर्क करता है, एक H2O निकल गया, ऐसे ही यहां से एक H2O निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहां बनता है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है। इसमें हर एक कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो क्या है, sp2। ओके, और यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से वाटर से करा दें तो मैलोनिक एसिड बन जाएगा। HCl से करा देंगे तो COCl इस तरह से मैलोनिक, ठीक है, एसिड हैलाइड बन जाएगा। और अमोनिया से करा दें तो इस तरह से मैलोनिक अमाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ इसकी। तो ये है, इसके अलावा और भी अदर होते हैं ऑक्साइड्स। इसके एक और होता है C5O2, ये भी एक इसी तरह का ऑक्साइड है। इसमें एक होता है C12O9। तो ये कुछ और ऑक्साइड हैं जो कि लगभग अनस्टेबल टाइप के हैं, बट ये एक स्टेबल है और इस तरह का ऑक्साइड। ओके, तो इसे नोट कर।
अब देखो बच्चों, कार्बन के नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं और ये है कार्बाइड्स। कार्बाइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विद एलिमेंट्स विद आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन इटसेल्फ। मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के द्वारा ऐसे एलिमेंट्स के साथ बनाए जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, उनको बोला गया है क्या बच्चों? कार्बाइड्स। समझ गए ना कि कार्बन अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ जो यौगिक बनाता है। जैसे फर्स्ट है सॉल्ट लाइक कार्बाइड, ठीक है। सॉल्ट लाइक मींस ये सॉल्ट जैसे होते हैं, ब्राइन जैसे, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन विद, अब ये किस किस के साथ बनते हैं? देखो, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स, क्वाइनाइज मेटल CuAg AU, इसके अलावा लैंथेनॉइड्स और जिंक। इनके साथ अगर कार्बाइड्स बनते हैं तो ध्यान रखें वो कैसे होंगे? सॉल्ट लाइक, लवण जैसे। समझ गए बच्चों कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए सिक्का धातु में लैंथेनॉइड और जिंक, इनके साथ बने हुए जो कार्बाइड्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट लाइक। इनको फिर आगे डिवाइड कर दिया गया है। सॉल्ट लाइक जो होते हैं ये टाइप्स उसके, एक होते हैं एसिटिलाइट। एसिटिलाइट मींस इनके हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनता है, यील्ड एसिटाइलिन बाय हाइड्रोलिसिस, गिवन बाय फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, इसके अलावा क्वाइनाइज मेटल्स। समझ गए बच्चों? जैसे इनका फॉर्मूला आप देखोगे M2C2, Na2C2, Ag2C2, Cu2C2, इनमें इस तरह का आयन होगा एसिटाइल आइडाइन। एसिटिलाइड आयन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो H यहां और यहां, तो ये एसिटाइलिन में चेंज हो जाता है। इसमें एथाइन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एथाइन या एसिटाइलिन। ओके, तो इनके हाइड्रोलिसिस से एसिटाइलिन बनता है, इसलिए इनको बोला गया है एसिटिलाइड। ये जो सॉल्ट लिखे हैं ना, सोडियम एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड, क्यूप्रस एसिटिलाइड, इसके अलावा ऐसे भी लिखे होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे NaCH, सोडियम एसिटिलाइड, ये है डाइसोडियम एसिटिलाइड, डाइसिल्वर एसिटिलाइड, इस तरह से। ओके, दूसरे होते हैं मेथेनाइड्स। मेथेनाइड से सीधा स्पष्ट है कि मीथेन, इनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगी? मीथेन। जैसे Al4C3, B2C, Mn3C, इनमें इस तरह का आयन होता है 4C4- आयन। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा ये किस में चेंज हो जाता है? मीथेन में। तो इनको बोलते हैं मेथेनामाइड, सॉरी मेथेनाइड्स। मेथेनाइड एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इनमें आपने देखा होगा डायगोनल रिलेशन में भी ये एग्जांपल आता है। फिर है एलिलाइड्स। एलिलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से एलीन बनती है, एलीन कहलाती है मिथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइन जिसको, और इसमें जो आयन होगा वो इस तरह से होगा C3-4-। तो जैसे ही 4-4H+ मिलेंगे ये चेंज हो जाएगा इस तरह से और ये बन जाएगी मिथाइल एसिटाइलिन या इथाइन, सॉरी प्रोपाइन, CH, इस तरह से, सॉरी C∼CH। तो ये बना है प्रोपाइन, क्योंकि ये एलीन का ही एक आइसोमर है, जबकि ये क्या है? एलीन। तो एलीन हो या इन हो, ये एक दूसरे के आइसोमर से, इसलिए इनको बोला गया है एलिलाइड्स। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? Mg2C3, इसमें मिलता है इस तरह का कंपाउंड Mg2C3 से, ये बना हुआ है एसिटाइलिन। और एक होते हैं मिक्स्ड, इनके हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर बनता है UC2, THC2, मतलब लैंथेनॉइड्स, यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, लैंथेनॉइड कार्बाइड्स, इस तरह। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, एसिटिलाइड कौन सा है, मेथेनाइड्स कौन सा है, इस तरह से। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं और ये है कोवेलेंट कार्बाइड्स। कोवेलेंट कार्बाइड्स मेनली कार्बन किनके साथ बनाता है? सिलिकॉन और बोरॉन के साथ। ओके, इनमें कोवेलेंट नेचर होता है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल कार्बन के आसपास की है और इसलिए इनसे कोवेलेंट बनते हैं। और ये कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसलिए इनके हाई जो हैं क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स हैं, जैसे SiC कार्बोरेंडम, जो कि आर्टिफिशियल डायमंड कहलाता है। ये डायमंड के बाद सेकंड नंबर में है मेल्टिंग पॉइंट।
ओके, SiC, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा बोरॉन कार्बाइड्स, ये सब कोवेलेंट कार्बाइड्स होते हैं। समझ गए बच्चों, सिलिकॉन और बोरॉन के साथ बने कार्बाइड्स होते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टलीय संरचना होती है। SiC, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन बोराइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड और ये है बोरॉन कार्बाइड। और एक है इंटरस्टिशियल मेटालिक कार्बाइड। ये कार्बाइड ऐसे हैं जिनमें कार्बन एटम मेटल क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट जो होती है उसमें ऑक्यूपाई होता है। समझ गए ना। और मेनली आपको देखोगे ये डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में मिलता है जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। स्टेनलेस स्टील में देखोगे कार्बन मिलाया जाता है, या स्टील देख लो, स्टील में जो कार्बन होता है वो इसी फॉर्म में रहता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में भरा होता है। ये है जैसे MC ये मेटल हो सकते हैं M की जगह पर, M2C ये मेटल हो सकते हैं। इसके अलावा आयरन में स्टेनलेस स्टील भी इसी तरह का एक कार्बाइड है। समझ गए बच्चों। तो कुल मिला के ये कार्बाइड्स के बारे में था, तो इसे आप नोट करें।